नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप अपने निवेश के फैसले कैसे करते हैं? मतलब अपनी दिल की सुनते हैं या फिर अपने दिमाग की सुनते हैं? क्योंकि कई बार इमोशंस निवेश के फैसलों पर हावी पड़ जाता है और आपकी जो कुछ परसेप्शंस या धारणाएं होती हैं उसके चलते आप कई बार ऐसे फैसले ले बैठते हैं जिससे आगे जाकर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो निवेश के फैसले या फिर बिहेवियरल बायसेस को दूर करने का क्या तरीका है? किस तरीके के जो ये बायसेस यानी पूर्वाग्रह होते हैं इनको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आप अपनी इस खास पेशकश में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। फिनफिक्स के फाउंडर प्रवीण बाजपेयी। प्रवीण, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। तो क्या खास आज हम शो में चर्चा करेंगे, जरा सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे क्या होते हैं निवेश के व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रह यानी बायसेस, निवेश में पूर्वाग्रह कैसे होते हैं फैसलों पर हावी, निवेश में किन गलतियों से बचें। साथ ही आज शो के दूसरे सेगमेंट में हम समझेंगे ग्लोबल बाजार में निवेश का कहां बन रहा है मौका। प्रवीण, जब पैसों की बात आती है तो कई बार जो हमारे जो फैसले होते हैं उस पर हमारा दिल हावी पड़ जाता है या फिर इमोशंस जो होते हैं वो हावी पड़ जाते हैं, या कई बार हमारे कई ऐसे परसेप्शंस हम बना बैठते हैं, ऐसी धारणाएं बना बैठते हैं जो कि हमारे निवेश के फैसलों पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, जैसा हम पहले बता रहे थे। इनको पूर्वाग्रह यानी बायसेस कहते हैं। तो पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये जो बिहेवियरल बायसेस है वो हमारे निवेश के फैसलों पर किस तरह पूरी तरह बैठ जाती हैं? थैंक यू स्वाति फॉर हैविंग मी ओवर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आई थिंक सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, अगर हम डे टू डे अपने बहुत सारे डिसीजन मेकिंग उसको एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि हमारे अपने कुछ प्री कंसीव्ड आइडियाज होती हैं, कुछ बायस होते हैं जिनको हम लेके चलते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग में। चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, चाहे कलर चूज करना हो, चाहे कोई छोटे से छोटा डिसीजन हो, किस सलून में जाना है, कौन सा रास्ता लेना है, बहुत छोटी छोटी चीजों में भी हम इन बायसेस को देखते हैं। और ये हमारी कंडीशनिंग, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे जैसे पास्ट एनवायरनमेंट रहा होता है, ये उन सारी चीजों का क्यूमुलेटिवली एक नतीजा होता है। बट ऑफ कोर्स जब हम इन्वेस्टिंग में इनको लेके चलते हैं तो इनका जो एक इम्पैक्ट है दैट कैन बी डेट्रीमेंटल, वो खराब हो सकता है और एक रैशनल डिसीजन मेकिंग से हटकर कहीं ना कहीं हमें ये ले जाते हैं बायसेस। ओके, तो इन बायसेस के बारे में हम एक एक करके जरा बात करें। उससे पहले एक सर्वे है बेफी बैरोमीटर जो कि अलग अलग देशों में लोगों पर किया गया है। ये सर्वे क्या कहता है? एक एक करके थोड़ा सा एक क्विक हम प्रवीण आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कितने तरीके के बायसेस जो हैं 2019 या 2020 में कितना ज्यादा लोगों के निवेश पर हावी हुए हैं। बिल्कुल, इसमें स्वाति अगर हम देखें तो कुछ बायसेस हैं जो रिसेंसी बायस हो गया, लॉस एवर्जन हो गया, मेंटल अकाउंटिंग हो गया, फेमिलियरिटी बायस हो गया, कॉन्फर्मेशन हो गया और फ्रेमिंग। ये 6 बायसेस हैं जिनको हमने टॉप देखा है जो इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द सिचुएशन इन द मार्केट, क्या एटमॉस्फेयर रहा है, ये इन्वेस्टर्स में पाए गए हैं। तो कुछ बायसेस ऊपर गए हैं, कुछ नीचे आए हैं 2019 से 20 में, और अभी 21 का सर्वे बाहर नहीं आया है, फिगर्स आर नॉट आउट। तो ये हमें ये दिखाते हैं कि हमारी डे टू डे इन्वेस्टिंग, हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डेफिनेटली बहुत हावी हैं इस टाइप के बायसेस। और ये हम अननोइंगली, बिना जाने इनमें कहीं ना कहीं पड़ जाते हैं और हम रियलाइज भी नहीं करते कि ये हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला स्वाति रिसेंसी बायस है जो आई थिंक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एंड ये कुछ नहीं है, एक तरीके का अगर हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी देखें तो जो भी घटना अभी रिसेंटली घटी होती है हम उस पर ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। यानी कि एक हम लंबे अवधि का टाइम छोड़ के रीसेंट इवेंट्स और रीसेंट चीजों पे ज्यादा गौर देते हैं। और जब इसको हम इन्वेस्टिंग में लेके चले तो क्या होता है, इन्वेस्टर्स अक्सर कोई भी रीसेंट इवेंट होता है, जैसे हमने 2020 में क्रेडिट क्राइसिस देखा जो फ्रैंकलिन का हुआ, या हम देखें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स कुछ मार्केट्स या कुछ फंड्स देती हैं
तो बहुत अच्छे या बहुत बुरे दोनों तरीके के रिटर्न्स और इवेंट्स स्वाति यहाँ पे हावी होते हैं इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग पर। ओके, तो रीसेंसी बायस सबसे पहले आपने समझाया, क्योंकि फाइनेंस में बिहेवियरल बायसेस एक टर्म होता है जिसको कहा जाता है कि लोगों में इस तरीके के बायसेस होते हैं। इनको हिंदी में हम समझाने की कोशिश करें आसान भाषा में, रीसेंसी बायस मतलब जो बिल्कुल हाल फिलहाल में हुई घटनाओं पर आप अपने कुछ फैसलों को निर्धारित करते हैं। जैसा प्रबलीन ने बताया कि फॉर एग्जांपल पिछले 6 महीने से 1 साल के रिटर्न को देखकर ही आप निवेश कर बैठते हैं, या किसी पर्टिकुलर स्कीम के पिछले प्रदर्शन पर ज्यादा आप स्कीम को परखते हैं, या फिर कोई एक इवेंट बेस्ड रीसेंट इवेंट बेस्ड आपने कोई निवेश किया है, उसको रीसेंसी बायस कहते हैं, जो कि प्रबलीन ने बड़े बखूबी समझाया। वेरी क्विकली साथ में ये भी, इसको ओवरकम या इससे उबरने का कोई तरीका? पहले तो स्वाति यहाँ पे एक दो फिगर्स दे देती हूँ। जैसे हमने सेक्टोरल फंड्स की अगर हम बात करें, आईटी फार्मा ने बहुत अच्छा किया है ड्यूरिंग द पैंडेमिक, और ये कैटेगरी है जो करीबन 50,000 करोड़ से आज 1 साल सवा साल में 1.26 लाख करोड़ के बराबर है। सो हम ग्लोबल फंड्स को देखें तो वो एक 27,000 करोड़ की कैटेगरी थी, आज 20,000 करोड़ की है इन टर्म्स ऑफ एफओएफ। यानी कि कहीं ना कहीं अच्छे सॉलिड पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है। इसको ओवरकम करने का स्वाति, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको ओवरकम किया जाए। सबसे पहली बात तो स्वाति कि बिल्कुल 1 साल के रिटर्न्स ना लेके चलें, आप रोलिंग रिटर्न्स देखिए, थोड़े लंबे साइन के। सेकंड कि आप ये भी देखिए, अगर आप सबसे अच्छे रिटर्न देख रहे हैं या सबसे बुरे देख रहे हैं, तो उसके ऑपोजिट, बिल्कुल एक्सट्रीम ऑपोजिट भी देखिए कि सबसे अच्छे और सबसे बुरे रिटर्न्स क्या रहे हैं। अगर आपने सबसे अच्छे देखे तो सबसे बुरे जरूर देखें। और तीसरा यहाँ स्वाति बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिटर्न्स के अलावा अपने आप को 2 या 3 ऐसे रीजंस गिनाएं जिस वजह से आप उस फंड या उस कैटेगरी या उस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। ओके, तो रीसेंसी बायस हमने समझा। अब दूसरा लॉस एवर्जन है, ये भी अगेन अंग्रेजी टर्म है एक। लॉस एवर्जन को हिंदी में समझाना हो तो क्या है और इससे कैसे उबरा जा सकता है? बिल्कुल स्वाति, एक टेंडेंसी है कि हम नुकसान से हमेशा बचना चाहते हैं, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बिकॉज ये एक स्टडी की गई थी जिसमें 1979 में एक रिपोर्ट निकली जिसमें ये बताया गया कि जब हमें सेम चीज मिलती है तो जितनी खुशी होती है उसकी ही 2 गुना हमें दुख होता है अगर हमसे वो सेम चीज छिन जाए। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैं एक सोने की अंगूठी लेके आई तो मेरे को खुशी होगी कि मैंने एक गोल्ड की रिंग अपने लिए खरीदी है, पर अगर वही सोने की अंगूठी मेरे से खो जाए तो मेरे को उसका 2 गुना दुख होगा। यानी कि कोई भी चीज को उसके लॉस का, उसको खोने का दुख ज्यादा होता है इन्वेस्टर्स को। और ये टेंडेंसी कई बार इतनी ज्यादा बढ़ने लग जाती है जब हम इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हम किसी भी सूरत में अपना नुकसान नहीं देख सकते, चाहे वो नोशनल लॉस ही क्यों ना हो। और ऐसे में इन्वेस्टर्स इन एक्सट्रीम केसेस बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बना के बैठते हैं। जैसे अगर मार्केट्स डाउन हो रही हो, जैसे कि मार्च 2020 में हुई, तो लोगों ने अपनी एसआईपीज रोकी। उसके बाद जैसे जैसे रिकवरी हुई बाय जुलाई ऑफ 2020, तो ब्रेक इवन होने लगे लॉसेस, तो तब से लगातार 8 महीने तक लोगों ने पैसा निकाला। ऑफ कोर्स पैंडेमिक के बीच में स्वाति इसका ये भी रीजन होगा कि शायद किसी को फाइनेंशियल उसकी जरूरत हो, बट ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायस है जो देखा गया है इन्वेस्टर्स में कि नुकसान से बचने की टेंडेंसी बेसिकली, और इस चक्कर में वो बहुत कंजर्वेटिव। तो कैसे उबरा जा सकता है? स्वाति, इससे उबरने के 2 तरीके हैं। एक तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आप कंस्ट्रक्ट करिए अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। दूसरा, सिर्फ इंडिविजुअल स्कीम्स या इंडिविजुअल रिटर्न्स को ना देखें, ओवरऑल पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और सेकेंडली ये भी समझें कि कई बार रिस्क ना लेने में होता है। जैसे आपका कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उसको एक सिंपल रेकरिंग डिपॉजिट में डालेंगे तो आप कभी अपने गोल तक पहुंचेंगे ही नहीं। सो सिर्फ एविडेंट रिस्क पे ना जाएं, एक जो हिडन रिस्क होता है उसको भी ध्यान में रख के चलिए। अब फेमिलियरिटी बायस पर आते हैं। ये किस तरीके का बायस है और इससे कैसे निपटा जा सकता है? बिल्कुल, ये हमारा एक कंफर्ट लेवल है बेसिकली स्वाति। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज करिए मैंने कहीं जाना है, मेरे पास 2 रूट्स हैं वहां पहुंचने के। एक है जो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है और एक नया रूट है। मेरे में शायद ज्यादा टेंडेंसी होगी कि मैं जिस रूट से पहले गई हुई हूँ मैं उसी रूट को लेके उस जगह पे जाऊं।
जबकि दूसरा रूट शायद बेटर भी क्यों ना हो, बिकॉज मैं पहले रूट को जानती हूँ। ये सेम चीज हम इन्वेस्टमेंट्स में भी लेके चलते हैं। जो चीजें हमें फेमिलियर लगती हैं, जो प्रोडक्ट्स हम समझते हैं, ट्रेडिशनली हम करते आए हैं, उनकी तरफ हमारा झुकाव होता है। आप रियल एस्टेट ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, फिक्स डिपॉजिट्स ले लीजिए, ये ट्रेडिशनली इंडिया में एक ऐसे एसेट क्लासेस हैं जिनको हमने अपने एंसेस्टर्स को, फोर फादर्स को करते देखा है, और वो टेंडेंसी है कि हम इन्हीं की तरफ हमारा आज भी झुकाव बना हुआ है। सो इट इज गोइंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट जो हमारे लिए ज्यादा फेमिलियर है। बट इसके भी नुकसान हो जाते हैं स्वाति, क्योंकि हम डाइवर्सिफिकेशन को यहाँ पे भूल जाते हैं, और हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो सर्टेन एसेट क्लासेस की तरफ ज्यादा उसका झुकाव होता है, स्क्यूड हो जाता है। हाँ, और कैसे निपटे इससे? इसको निपटने का स्वाति, सी ओवरनाइट तो कोई तरीका नहीं है, बट इसमें एक कॉन्शियस डिसीजन लेके अपना एसेट एलोकेशन अगर कोई इन्वेस्टर वर्कआउट करे, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 से 3 साल के समय में वो ग्रेजुअली उस एसेट एलोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करे। जैसे अगर बहुत एफडी ओरिएंटेड है तो ग्रेजुअली वहां से कम करे, हल्का हल्का डाइवर्सिफाई करे इनटू अदर एसेट क्लासेस, पर ये प्रोसेस होगा। ओके, तो फेमिलियरिटी बायस को भी आप संभाल सकते हैं सही डिसीजन के साथ। अब मेंटल अकाउंटिंग समझते हैं, लग रहा है कि हाँ ये हमारे कुछ मेंटल वेलबींग से जुड़ा हुआ है, हमारे दिमागी फैसलों से जुड़ा हुआ है। जरा इसको और एक्सप्लेन कीजिए प्रॉब्लम। मेंटल अकाउंटिंग एक नोबेल लॉरिएट है जिनने 1999 में एक कॉन्सेप्ट दिया है, रिचर्ड थियल ने। स्वाति बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हमारा ही पैसा अगर हमें किसी और फॉर्म में मिलता है अदर देन द रेगुलर सैलरी, हमारा थोड़ा सा एटीट्यूड उस पैसे की तरफ अलग होता है। जैसे अगर हमारा टैक्स रिफंड हमारे पास आया तो हमें लगता है वो एक विंडफॉल गेन है, हम अक्सर उस पैसे से या तो वेकेशन पे जाना चाहते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कई बार रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेम कोई बोनस आपको मिला साल के एंड में, उस पैसे की तरफ भी एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो ये कुछ नहीं है, ये आप ही का पैसा है, पर जो डिफरेंट सोर्स से अगर आपको मिल रहा है, जैसे गिफ्ट फॉर्म में मिला है, तो आपका एटीट्यूड उसकी तरफ अलग होता है। और ये सेम चीज क्या होता है, हम इन्वेस्टिंग में लागू कर देते हैं, तो अक्सर उस पैसे से हम थोड़ी रिस्की बेट्स लेने की टेंडेंसी रखते हैं एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। वेरी इंटरेस्टिंग। मेंटल अकाउंटिंग ये आमतौर पर देखा गया है। इसको क्या ये भी कर सकते हैं कि अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को लक्ष्य से जोड़ें, तो अगर मानिए कोई सरप्लस पैसा कहीं से आ रहा है उसको हम सही जगह पर लगा सकते हैं, अगर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें, इससे निपटने का यही सही तरीका हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, बिकॉज एक ओवरऑल अपनी एसेट एलोकेशन जो आपने वर्कआउट की है, अपने गोल्स बनाए हैं, उन्हीं के हिसाब से किसी भी तरीके का पैसा जो आपको किसी भी रूप में मिला है, चाहे बोनस हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो, चाहे आपको कहीं से गिफ्ट मिला हो, उस पैसे को उसी हिसाब से आप लगाएं ताकि आपके ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल ज्यादा रिस्की की तरफ ना हो जाए। बिकॉज इस टाइप के मनी को यूजुअली देखा गया है कि लोग रिस्की वेंचर्स में लगा देते हैं। अगले बायस की तरफ आते हैं, फ्रेमिंग बायस। अब इसको भी थोड़ा समझाएं, फ्रेमिंग बायस होता क्या है और कैसे निपटा जा सकता है इससे कोई निवेशक? फ्रेमिंग एक तरीके से देखें तो स्वाति मार्केटिंग का एक बहुत ही जो बैकबोन है, बिकॉज हमें क्या चीज कैसे बताई गई है, इससे हमारा उस चीज की तरफ एटीट्यूड बहुत डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि 90% चांस है कि ये चीज सक्सेसफुल हो, तो शायद आप उसको डिफरेंटली देखेंगे, रादर देन कि मैं आपको ये बोलूं कि इसमें 10% फेलियर का चांस है। तो एक इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से बताया जाता है, फ्रेम किया जाता है, उससे इन्वेस्टर का डिसीजन मेकिंग डिफर कर जाता है। और इसमें कई बार मैं इसके क्लासिक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम इंश्योरेंस की बात करें, बहुत बार इंश्योरेंस ये बोल के दिया जाता है कि इसमें रिस्क कवर है, आपका लाइफ कवर मिल रहा है, विदाउट रियलाइजिंग कि अगर आपकी 1 लाख तक का भी प्रीमियम है स्वाति, तो अल्टीमेटली आपके पास सिर्फ उसका 10 गुना यानी कि 10 लाख का लाइफ कवर है। पर क्योंकि वो एक अपीलिंग चीज होती है सुनने में, उस चीज को यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि आपका कवर सिर्फ 10 लाख का ही बनेगा। तो पार्शियल इंफॉर्मेशन जो ज्यादा अपीलिंग है उसको सामने रखा जाता है। ओके, आखिरी बायस पर आऊं, उससे पहले फ्रेमिंग बायस से कैसे निपटा जाए और कंफर्मेशन बायस थोड़ा सा संक्षिप्त में आपसे मैं समझना चाहूंगी। स्वाति, फ्रेमिंग बायस को आई थिंक बेस्ट तरीका ये है कि आपको ये चेक करना है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपका रीजन फॉर इन्वेस्टमेंट क्या है। ये सवाल आप अपने आप से पूछें
और उसकी सूटेबिलिटी अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से देखिए, फिर आप इस फ्रेमिंग बायस से डेफिनेटली निकल सकते हैं। और जो फाइनल बायस है स्वाति, विच इज द कॉन्फर्मेशन बायस, वो एक बेसिक सी टेंडेंसी एज ह्यूमंस की हम चाहते हैं कि जो भी हम सोचते हैं या हम समझते हैं उस चीज के लिए हमें सपोर्ट मिले। और कई बार ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है टेंडेंसी कि हम उस न्यूज को, उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को पिक करने लगते हैं जो हमारे उस कन्विक्शन को सपोर्ट करती है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट तेजी पकड़ती रहेगी तो शायद मैं उसी टाइप की इंफॉर्मेशन उठाऊंगी, देखूंगी, पढ़ूंगी जो उस चीज को सपोर्ट करती है। इससे क्या होता है कि हम जो एक अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और इस वजह से कई बार इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आपका पूरा एसेट एलोकेशन टेबल है वो बिगड़ जाता है और रिस्कीनेस आपके पोर्टफोलियो में बढ़ सकती है, या बहुत कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बन सकता है, एक्सट्रीम की तरफ जा सकता है। और इससे आई थिंक बचने का बेस्ट तरीका यही है कि आप इसके कॉन्ट्ररी व्यूज को देखिए, जो भी आप समझ रहे हैं उसके ऑपोजिट व्यूज को देखिए, और कभी भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे नहीं बैंक अपॉन करना है, 2-3 सोर्सेज देखें और अपना एसेट एलोकेशन को हमेशा फॉलो करें, चाहे आपका कन्विक्शन कुछ भी कह रहा हो। बहुत शुक्रिया प्रबलीन, आपने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बहुत ही आसान भाषा में हमें समझाया कि बिहेवियरल बायसेस कैसे निवेशक के दिल और दिमाग पर हावी हो जाते हैं और निवेश के फैसलों को कई बार उसके राह से डगमगा जाते हैं। बहुत शुक्रिया प्रबलीन आपका हमारे सम्मानी गुरु में शामिल होने के लिए। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी के लिए है ग्लोबल बाजार में निवेश का मौका, कब और कैसे, देखते रहिए मनी गुरु, बताते हैं आपको। तो ग्लोबल बाजार में निवेश करने का है आपके लिए बेहतरीन मौका, कैसे और कब आप कर सकते हैं समझते हैं। हमारे साथ खास मेहमान है, परिचय करा दें, अमित बिवलकर, एमडी एंड सीईओ सेपिएंट वेल्थ एडवाइजर्स एंड ब्रोकर्स। अमित, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। यही समझना चाहते हैं कि ग्लोबल बाजार में अभी कोई निवेश करना चाहता है तो अभी इस मौके में क्या खास है, अभी ग्लोबल बाजार में निवेश करने के क्या है फायदे? धन्यवाद। आज ग्लोबल बाजार के बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ हूँ। एंड आपको पहले बता दूं कि भारतीय बाजार 60,000 इंडेक्स पे है, सेंसेक्स पे, और सब क्लाइंट्स पूछ रहे हैं कि अभी पैसा निकाले या ज्यादा निवेश करें। ग्लोबल बाजार में भी आज यही देखने को मिल रहा है, भले वो यूएस का नास्डैक हो या डाउ जोन्स हो, सब जगह जब जब सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट की कटौती की है तब तक आपने देखा है कि इक्विटी मार्केट्स लाइफ टाइम हाई पे है। एंड ग्लोबल बाजार में भी यही देखने मिल रहा है कि आज 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूएस में 1.35 पे है। तो जब आपको अपना डेट पोर्टफोलियो 1-2% का रिटर्न दे रहा है तब ज्यादातर लोग इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं। और भारत से भी जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, या आज भारतीय बाजार ऊंचाई हर रोज नई ऊंचाई पे जा रहा है, तो मुझे डाइवर्सिफिकेशन, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, तब ग्लोबल बाजार में निवेश करना फॉर 5, 10, 15 ईयर्स, आई थिंक ये सही मायने में ठीक रहेगा। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो में ग्लोबल एक्सपोजर के लिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए ग्लोबल बाजार में निवेश एक बेहतरीन मौका है, जैसा अमित भी बता रहे हैं। इसी के तहत मैं आपसे समझना चाहूंगी कि तरीका क्या हो अगर किसी को ग्लोबल बाजार में निवेश करना है, अभी किस तरीके के मौके बन रहे हैं, कैसे फंड सामने हैं निवेशकों के जहां पर उनके लिए मौका है? तो सबसे आसान तरीका, आप म्यूचुअल फंड से निवेश करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आप इंडियन रुपीज में बहुत छोटी रकम जैसे कि 5,000 रुपया भी निवेश कर सकते हैं। एंड आप जब म्यूचुअल फंड के थ्रू फंड ऑफ फंड्स में निवेश करते हैं ग्लोबल बाजार में, तो आपको 3 साल का, अगर आप 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। जैसे डेट फंड्स में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, वैसे यही फंड्स में, ग्लोबल फंड्स में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। 3 साल के बाद आपका जो गेन होगा उस पे इंडेक्सेशन लगाने के बाद मात्र 20% आपको टैक्स भरना है, या फिर आप अगर इंडेक्सेशन नहीं लेना चाहे तो आपको 10% टैक्स भरना है।
तो बहुत ही सरल तरीके से 5,000 रुपये में आप विदेशी बाजारों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें आप अपना रिस्क प्रोफाइल समझ के निवेश करें। कोई अगर आपका आर्थिक सलाहकार हो तो उसकी राय लें, या पढ़ें इसके बारे में, खुद इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही निवेश कर सकते हैं। और इसका जो आपका टाइम होराइजन हो वो कम से कम 3 से 5 साल, 7 साल ऐसा होना चाहिए। एक बात जो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप अपने बेटे बेटी को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने आपको फैमिली के साथ फॉरेन टूर पे ले जाना चाहते हैं, रुपये का जो आप देख रहे हैं डेप्रिसिएशन हो रहा है हर साल, तो आप इसके अगेंस्ट कैसे प्रोटेक्शन पा सकते हैं? तो अगर आप कोई ऐसे फंड में निवेश करें जो रुपए में नहीं बल्कि बाहर की करेंसियों में इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, तो आप एक प्रकार से आपको अपने रुपी डेप्रिसिएशन से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि म्यूचुअल फंड से निवेश करें। आप कम से कम 500 रुपए, 1,000 रुपए का SIP कर सकते हैं इनमें, या फिर 5,000 रुपया लमसम भी डाल सकते हैं। अमित, ये बताइए, HDFC म्यूचुअल फंड का जो डेवलप्ड वर्ल्ड इंडेक्सेस FOF है, वो मौका दे रहा है ग्लोबल बाजार में निवेश करने का। इसकी खासियत क्या है? देखिए, आज अगर हम कोई भी आम भारतीय नागरिक देखें तो मुझे आईफोन चाहिए, मुझे जो भी चीजें चाहिए तो वो बाहर से आती है। और ये सब कंपनियां जो है वो लिस्टेड है बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पे। एंड मैं सिर्फ आपको US में इन्वेस्ट करो ऐसी सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज आपको डाइवर्सिफिकेशन जब चाहिए तो आप एक ही सेक्टर या एक ही कंट्री में लिस्टेड कंपनीज में निवेश आपको नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहा, HDFC का जो नया फंड अभी चालू है, ग्लोबल डाइवर्सिफाइड MSCI वर्ल्ड इंडेक्स, आप उसमें देखें तो ये फंड आपको US, यूरोप, जापान एंड पैसिफिक एक्स जापान एंड कनाडा, ऐसा आपको निवेश करने का मौका देता है। लगभग 23 कंट्री में ये फंड निवेश करता है, बिकॉज इट्स MSCI वर्ल्ड इंडेक्स। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये 14 करेंसी में एक्सपोजर लेता है, तो ना कि सिर्फ पाउंड या यूरो या डॉलर, बट आपको 14 अलग अलग करेंसियों में ये फंड निवेश कराता है। एंड अगर आप ग्लोबल GDP देखें तो ग्लोबल GDP का 56% ये फंड में है। तो जो भी कंपनी आपका, अपन जैसे मार्केट कैप बोलते हैं, वर्ल्ड मार्केट कैप ऑफ कंपनीज, तो लगभग 50% कंपनियां जो वर्ल्ड मार्केट कैप बनाती है, वो 50% कंपनियां ये फंड में ऑलरेडी मौजूद है। तो मुझे एप्पल के शेयर लेने, गूगल के लेने, फेसबुक के लेने हैं, या जो भी नामचीन कंपनी है विदेशों में जो आज मैं उनके प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, अगर मुझे उनकी ग्रोथ में, वो कंट्री की ग्रोथ में, वो कंपनियों की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है, तो ये सबसे आसान तरीका है कि मैं MSCI वर्ल्ड इंडेक्स वाले फंड में जाके निवेश करता हूं। ओके, तो NFO HDFC डेवलप वर्ल्ड इंडेक्सेस फंड ऑफ फंड्स, जिसमें निवेश का मौका 1 अक्टूबर तक आपके पास है, और बेस्ट से बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में निवेश का मौका निवेशकों के लिए। ये समझना भी अमित जरूरी है कि कैसे टाइप के निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश करना चाहिए, कौन निवेश करे। टेक्नोलॉजी की वजह से आज ये हुआ है कि मुझे निवेश करना बहुत आसान हो गया। एंड जब मार्केट हर रोज उछाल ले रहा है और नई ऊंचाइयां हर रोज मिल रही है, तब बहुत सारा ग्रीड मार्केट में होता है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आपको ऐसे फंड्स में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप थोड़ी रिस्क लेना चाहते हैं, आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में चाहिए, या आपका कोरिलेशन, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स इतने ऊंचे स्तर पे है, तो ये ग्लोबल इंडेक्स का कोरिलेशन निफ्टी और सेंसेक्स के साथ बहुत ही कम है, विच इज एट 0.40। तो अगर आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट टू एग्रेसिव इसमें हो, और अगर आपका करेंसी का रिस्क आपको मिटिगेट करना है, तो ये सब चीजें ध्यान रखते हुए, अगर आपके सलाहकार ने आपका रिस्क प्रोफाइल देखते हुए आपको ये कहा है कि आपको अंतरराष्ट्रीय फंड्स में निवेश करना चाहिए, यही लोगों ने आज एनी इंटरनेशनल फंड में एक्सपोजर लेना चाहिए। ना कि आज क्योंकि ये 10 रुपए में मिल रहा है, ये NFO है,
इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल देखें एंड उसके बाद ही डिसाइड करें कि ये फंड मेरे लिए ठीक है कि नहीं। सही बोला आपने कि अपने रिस्क प्रोफाइल और लक्ष्य के हिसाब से ही आपको किसी फंड में निवेश करना चाहिए और ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए तो अभी सही मौका है HDFC म्यूचुअल फंड के डेवलप्ड वर्ल्ड इंडेक्सेस FOF में निवेश करने का। बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ आज के इस शो में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज के शो में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।